ओके, तो अभी हमने देखा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें मुझे एक एग्जांपल भी देना है आपको अभी, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन की याद दिला देता हूं मैं आपको। 1 प्लस एक्स की पावर n को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब इसका यूज कैसे कर पाते हैं हम, देखिए तो क्या एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल बोला गया है, द मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय। देखिए कोई एनालिसिस है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसने कहा है कि मास, ठीक है ना, m इज इक्वल टू होता है m नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये किसी का एनालिसिस है, हमें नहीं पता ये क्या फार्मूला है, कैसे है, क्यों है। बस उसने ये बोला है कि अगर कोई मूविंग बॉडी है, मूविंग बॉडी, उसके मास का फॉर्मूला ये है, और एम नोट क्या है उसका, रेस्ट में जब वो होती है तब का मास है, ठीक है। v जो ये c है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड है, और ये जो v है ये बॉडी की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये है। तो वो ये कहते हैं कि कोई भी मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है और उसका मास m नॉट है, तो जब वो मूविंग फॉर्म में होगी तब उसका मास m नॉट नहीं होगा, कुछ और होगा, और वो कुछ और मास इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। तो वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ से, और जिसका रेस्ट में मास कितना है 10 किलोग्राम, तो इतनी वेलोसिटी से जब वो मूव करेगी तब उसका मास कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक। अब आप देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, m नोट कितना है 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सी कितना होता है, वो भी 3 इंटू 10⁸ होता है, 10 टू द पावर कितना 16, ये हो गया, और रेज टू द पावर 1/2, ठीक है ना, ये वैल्यू हुई। अगर मैं इसको कट कर दूं यहां पे नीचे, तो ऊपर तो 10 आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस 9 से 9 कैंसिल, और 16 से करके 1/100 हो गया, 1/100 रेज टू द पावर 1/2, ये m हो गया, ठीक। अब नीचे जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, दैट इज 1 माइनस 1/100 रेज टू द पावर 1/2। इस पे हम बाइनोमियल फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस वाली चीज पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो ये चीज क्या होगी, जैसे 1 माइनस 1/100 रेज टू द पावर 1/2 है, इसको ऊपर ले जाके हम माइनस 1/2 भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये चीज क्या होगी, ये चीज अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n ही तो है। तो अगर मैं इसको ये मानूं तो x की जगह तो 1 माइनस का 1/100 ले लेगा, और n ये हो गया माइनस 1/2, ये चीज क्या हो जाएगी 1 माइनस एन एक्स, n कितना है 1 प्लस माइनस का 1/2 n इंटू एक्स कितना है माइनस का 1/100, ये हो गया। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट लेने से हम बच गए, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/200 ये आ गया। तो 1 प्लस 1/200 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाला 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1/200, यानी कि 10 प्लस 10/200, यानी कि 10.05 किलोग्राम, ये m की वैल्यू हो गई।
ये आपका आंसर भी हो गया। अब आप ये देखिए, ये अप्रोक्सीमेशन लिया तो कैलकुलेशन आसान हो गई, हमें अंडर रूट नहीं लेना पड़ा वहां पे। ऐसा भी तो हो सकता था कि 1 की पावर 1/7 होती, 1/7 होती तो फिर तो 7th रूट लेना तो बहुत मुश्किल काम हो जाता हमारे लिए। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते, इसको, ये प्लस का 1/2 ना, ऊपर जाके -1/2 हो गया, तो मैं इस चीज को ऊपर ले गया और तब जाके इसको अलग से सॉल्व कर लिया, तो यहां पे ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आता है लॉगरिदम। ठीक है, हेडिंग डालना पड़ेगा हमें लॉगरिदम। ठीक है ना, लॉगरिदम भी एक तरीके का ऑल्टरनेट वे है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है ना, इसको डिनोट करते हैं लॉग से, ऐसे। ठीक है ना, लॉग। अब log 5 अगर ये लिखा हुआ कहीं है तो इसका मीनिंग होता है log ऑफ बेस 10 into 5। इसका मीनिंग ये होता है। अब ये log है क्या, मीनिंग क्या है इसका? ठीक है, लॉग में आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मैं यहां पे केवल इतना एक्सप्लेन करूंगा जितनी आपको फिजिक्स में जरूरत है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो इस लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। मान लीजिए लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n, फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर log ऑफ m बाई n लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इसी तरीके से अगर log ऑफ a की पावर n लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो log के सामने जो चीज आती है उसकी पावर हमेशा आगे आ जाती है, इनटू log ऑफ a, ये हो गया। ठीक है ना, अब log की एक टेबल होती है। ठीक है ना, log की एक टेबल होती है, उस तरीके से हमको काम करना होता है इसमें। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब log बेस 10 की एक टेबल होती है, वो बुक में पीछे दी होगी, उसको यूज करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 8 की पावर 27, y इज इक्वल टू ये दिया गया है, तो फाइंड आउट करिए कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों साइड का log ले लो, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 8 रेज टू द पावर 27। ठीक है, इस क्वांटिटी को एज इट इज रहने दो। log 8 की पावर 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 27 इंटू log ऑफ 8। ठीक है ना, अब हम 8 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व किया, 27 तो सामने है ही, log इसको लिख दिया मैंने log ऑफ 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया? 27 इंटू 3 इंटू log ऑफ 2। अब ये जो log ऑफ 2 है इसकी वैल्यू टेबल से देखनी है। ठीक है, टेबल में इसकी वैल्यू कुछ होगी। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.3010 होती है, तो आप क्या करोगे? 27 इंटू 3 इंटू 0.3010, ये किया। ठीक है ना, कुछ वैल्यू आ गई। अब उसके बाद ये वैल्यू किसकी आई? ये वैल्यू आई log ऑफ y की, log ऑफ y की वैल्यू आई। इसके बाद इसका आपने लिया एंटीलॉग। ठीक है ना, जब आप इसका एंटीलॉग लोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की, यू विल गेट y। अब एंटीलॉग जो है, एंटीलॉग की भी एक टेबल होती है, एंटीलॉग जो होता है उसकी भी एक टेबल होती है। तो आप जो बड़ी कैलकुलेशंस हैं, अब आप 8 की अगर 27 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। आप बस ये देखिए,
ये जो log ऑफ y है इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। अब जो भी वैल्यू आई उसका अगर आप एंटीलॉग ले लोगे तो y निकल आएगा, ठीक है ना। इसका अगर आप एंटीलॉग ले लोगे तो y निकल आएगा और y आते ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। यहां से भी इस तरीके से लॉग का यूज होता है, इसको अच्छे से यूज करिए। फिर मैं इस पे कुछ एग्जांपल आपको और देता हूं। ओके, तो लॉगरिथम पे कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो देखिए आप, ठीक है। देखिए क्या है, मैंने आपको बोला है भी कि log m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है। एक फॉर्मूला और बताया मैंने, m बाई n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस दिस करके, ठीक। अब एक चीज होती है बेस। बेस क्या होता है, जैसे मैंने log ऑफ 20 लिखा है यहां पे, एक्चुअल में log का मीनिंग होता है ऑन बेसिस ऑफ 10, ठीक है। log एट द बेसिस ऑफ 10, 20, ठीक। अब log का मीनिंग होता है कि अगर 10 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 20 आ जाए, 10 की पावर कितनी होनी चाहिए कि 20 आंसर आए, दैट इज द वैल्यू ऑफ log बेस 10, 20, ठीक। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, log ऑफ बेस 10, 20 की। इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10, क्योंकि 20 को मैंने क्या लिख दिया, दिस। अब किसी बेस पे, ये क्या बेस है 10, ये भी क्या बेस है 10, 10 की पावर कितनी हो कि आंसर 10 आ जाए, 1, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के। अब 10 की पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर 2 आ जाए, अगर करोगे तो 0.3010 आएगा, ठीक है। तो log बेस 10, 20 की वैल्यू कितनी होगी, 1.3010। क्या आपको बेस का मीनिंग समझ आया। अगर log ऑफ बेस 2 इंटू 4 की वैल्यू निकाली जाए तो दिमाग लगाइए कितनी आएगी, 2 की पावर कितनी हो कि आंसर 4 आ जाए, तो 2 की पावर 2 हो तो आंसर 4 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। इसी तरीके से मुझे बताइए log ऑफ बेस 3 करूंगा मैं, ठीक है, तो 9, ये कितना आएगा, 3 की पावर मैं कितनी लूं कि 9 आ जाए, कितनी लेनी चाहिए 2, तो आंसर क्या आएगा यहां पे 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 की पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर क्या आ जाए 9। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 की पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर 2 आ जाए, तो यहां से आंसर 4 आ जाए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने आप 2। तो एक्चुअल में बेस का और लॉग का मीनिंग ये होता है, ठीक। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो log ऑफ बेस 5 में, log ऑफ बेस 5 में मैं क्या करूं कि वैल्यू कितनी आ जाए 125। आंसर क्या आना चाहिए, 5 की पावर में कितनी लूं कि 125 आ जाए, तो आंसर क्या आएगा 3। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। इसी तरीके से अगर log ऑफ बेस 10 लिया जाए और यहां पे 3 लिखा जाए तो यहां पे आंसर आता है 0.4771। ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की। अभी आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस बेस से ही रिलेटेड एक फैक्ट और है, एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग दैट मीन्स
लॉग ऑन बेसिस ई, ठीक है ना। अगर लॉग ऑन बेसिस ई मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना, x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2.303 ऑन लॉग ऑफ बेस 10 x। e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है। e क्या है? e एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 2.7 अप्रोक्सीमेटली। तो e के बेसिस पे भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, वो अभी थोड़ा सा आगे जाके समझ आएगा आपको। अब अगर मैं log ऑफ बेस e 10 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आएगी 2.303 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ 10, यानी कि 2.303 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 2.303। यही आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो जो बेस है उसके बेसिस पे एक थ्योरम और है। जैसे हमें दिया गया है log ऑन बेस a इज इक्वल टू बी, log ऑन बेस वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू होगा, आप चाहो तो इनका बेसिस बदल सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी भी बेस पे फाइंड आउट कर सकते हो log को। तो ये वाली वैल्यू होगी log ऑन सम अदर बेस c वैल्यू ऑफ b डिवाइडेड बाई log ऑन सेम बेस c वैल्यू ऑफ a, ये हो जाएगी, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है इन चीजें, ठीक है। यहां पे हमको log के अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुसना है, फिजिक्स में बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस होंगी, वो आपको करनी पड़ेंगी। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले की वैल्यू log में होगी और आपको केवल log सॉल्व करना है। वैल्यू से log निकाल के log से वैल्यू निकालना बहुत कम होगा, आपको केवल लॉगरिथम सॉल्व करना है, ठीक है ना। हो सकता है कहीं कहीं पे बेसिस डिफरेंट हो, क्योंकि जो रिजल्ट निकल के आता है वो नेचुरल लॉग में आता है, ठीक है ना। और हमारे पास जो टेबल अवेलेबल होती है, कैलकुलेशन अवेलेबल होती है, वो ऑन बेस 10 होती है, ठीक है ना। तो नेचुरल लॉग और बेस 10 में रिलेशन ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत जगह वर्क करता है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आप बेस को एक दूसरे में चेंज कर सकते हो, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम अभी। मान लीजिए हमको उसने दिया हुआ है कि log ऑफ बेस 10 2 की वैल्यू है 0.3010 और log ऑफ बेस 10 3 की वैल्यू है 0.4771। तो पूछ रहा है फाइंड log ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना 18, ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो log ऑफ अंडर रूट ऑफ 18 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो log ऑफ 18 की पावर 1/2, यानी कि सीधे सीधे बेस 10 में ही पूछी है इसने, ठीक है। बेस 10 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ बेस 10 18 की पावर 1/2, तो 1/2 तो पहले ही आगे आ जाएगा। log ऑफ बेस 10 18, ये आ गया। अब 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। इस चीज को लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू log ऑफ 3 की पावर 2 प्लस log ऑफ 2, ऐसे यूं लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, ये आ गया 2 इंटू log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2, तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 2 इंटू log ऑफ 3, यानी कि 2 इंटू 0.4771 प्लस 0.3010, ठीक है। बस यही सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा, जो भी फाइनली आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ log ऑफ रूट 18। क्लियर। इस टाइप के लॉग के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। कुछ इस फॉर्मूले पे बेस्ड आएंगे। इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए आपको log ऑफ
बेस 10, ठीक है, और कुछ 42 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि log ऑफ बेस 5 42 डिवाइडेड बाई log ऑफ बेस 5 10, ये वाली चीज इसके बराबर होगी अगर आपको ये चीजें अवेलेबल है तो, ठीक है ना। मान लो आपको केवल 10 का ही बेसिस दिया हुआ है कि बेस 10 ही है, और कोई बोल रहा है आपको कि log ऑफ बेस 3 40 की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, log ऑफ बेस 3 40 की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, log ऑफ बेस 10 40 की वैल्यू निकाल लो, फिर log ऑफ बेस 10 3 की वैल्यू निकाल लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? इसको अभी बहुत अच्छे से आप नोट करिए, फिर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं लॉगरिथम को। ओके, तो इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है और मुझे इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो भी देखिए। इसने बोला है कि log ऑफ 3a मल्टीप्लाई बाई log ऑफ a बेस x इज इक्वल टू, अगर 4 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। आप इसको ट्राई कर सकते हो पॉज करके, ठीक है ना, ट्राई करिए। ठीक, अब देखिए किस तरीके से सॉल्व होना है ये। मुझे पता है कि फॉर्मूला अगर मुझे दिया गया log m बेस n, तो ये चीज क्या हो जाती है, log ऑफ a बेस n डिवाइडेड बाई log ऑफ a बेस m, ये फॉर्मूला मुझे लिखाया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं इसकी और इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि log ऑफ m बेस n मल्टीप्लाई बाई ये वाली क्वांटिटी log ऑफ a बेस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ a बेस n, ये हो जाएगा। यानी कि जो ये m और m है ये तो खत्म हो जाता है, इसका a बेस रह जाता है और ये आ जाता है log में। ठीक, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं उससे कंपेयर करूं वहां पे के log ऑफ 3 बेस्ड a मल्टीप्लाई बाई log ऑफ a बेस्ड x, तो ये चीज मुझे क्या मिल जाएगी, देखिए a और a ये चला जाएगा, 3 की पावर x रह जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा और x यहां पे रह जाएगा। आप खुद देखिए ये वाला m और ये वाला m खत्म होके n और a रह गया, यहां पे कॉमन क्या है, ये वाला a और a, तो a और a खत्म होके log ऑफ 3x रह जाएगा, तो ये रह जाएगा log बेस 3 इंटू x, ये आ गया। अब इस चीज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। अब आप खुद देखिए 3 की पावर 4 रख के x आ जाना चाहिए। एक्चुअल में log क्या होता है, 3 की पावर कितनी हो कि आंसर x आए, 3 की पावर कितनी हो कि आंसर x आए, 3 की पावर 4 हो कि आंसर x आए, तो यहां पे x की वैल्यू होनी चाहिए 3 की पावर 4। देखिए इस एक्सप्रेशन आपको रीड करना आना चाहिए। देखिए अगर 3 की पावर वो log ऑफ बेस 3 है और इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की पावर 4 करके 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके x आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 की पावर 4, यानी कि 81। ये आपका आंसर है। ये चीज रीड करनी आपको आनी चाहिए, यानी कि 3 की पावर कितनी हो कि आंसर x आए, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी की जगह क्या पुट करना हमको, 4, तो 3 की पावर 4 होनी चाहिए तब जाके आंसर x आएगा, तो 3 की पावर 4 होनी चाहिए तब जाके आंसर x आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से log ऑफ बेस 10 पे 100 की वैल्यू निकालूंगा,
तो आंसर कितना आना चाहिए 2। 10 की पावर कितनी हो कि आंसर 100 आए, 3 की पावर कितनी हो कि आंसर x आए। तो यहां पे 10 की पावर 2 करके 100 आ जाता है। इसी तरीके यहां पे 3 की पावर 4 करके x आ जाना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 81। इसको बहुत अच्छे से नोट करिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए खैर लॉगरिथम की जितनी जानकारी मैंने आपको दे दी इतनी इनफ है। लॉगरिथम के बाद आता है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, एक्चुअल में ये क्या है, ये एक रेशो है जो कभी कभी इक्वेशन के बीच में कहीं भी लग के इस इक्वेशन को बहुत इजी बना देता है, एक्सप्रेशन को इजी बना देता है। देखिए ये रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर P बाई क्यू की वैल्यू A बाई बी है, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली ये रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा। P बाई क्यू इज इक्वल टू A बाई बी अगर एग्जिस्ट करता है तो P प्लस क्यू ओवर P माइनस क्यू इज इक्वल टू A प्लस बी ओवर A माइनस बी, ये रिजल्ट भी एग्जिस्ट करेगा, ये कहता है। देखिए देखते हैं ट्रू है कि नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर 1/2 इज इक्वल टू 3/6 है, डेफिनेटली है। देखते हैं ये चीज सही निकलती है नहीं निकलती। P प्लस क्यू यानी कि 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3 प्लस 6 बाई 3 माइनस 6। ये कितना बनता है 3/1, वो भी माइनस का, और ये कितना बनता है 9/3, वो भी माइनस का। ट्रू है। तो दिस इज कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंड। कहीं कहीं पे यूज होके ये एक्सप्रेशन को काफी इजी बना देता है। ठीक, अब आते हैं सीरीज पे। सीरीज, ठीक है ना, दो टाइप की सीरीज हैं जो हमको यूज करनी पड़ेगी, जो हमको इसमें आएगी। एक तो अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसको एपीवी बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरे टाइप की सीरीज होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में जीपी भी बोला जाता है, ठीक है। अब सीरीज कहीं कहीं पे यूज होगी, कभी कभी कोई कोई एक्सप्रेशन होगा जिसको हम एक्सपेंड करके कुछ आ जाएगा, ठीक। तो इसमें मुझे अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सप्लेन करनी है। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सप्लेन करता हूं क्या होती है। ओके, तो सीरीज का कितना ज्ञान हमें होना चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। उसमें होता है जैसे एपी है, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 है, नेक्स्ट टर्म है 5, 2 के और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है +3, तो 5 में +3 करके नेक्स्ट टर्म आएगी 8, फिर इसमें +3 करके नेक्स्ट टर्म आएगी 11 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये क्या हो गई, एक एपी। क्या है, 2 में 3 जोड़ो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ये कितनी होगी 5। अब 5 में 3 जोड़ो तो आपको अगेन नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, इस तरीके से। या फिर 2 में पहली टर्म 2 रखो, 2 में जोड़ो 3, फिर 2 में जोड़ो 2 इंटू 3, फिर 2 में जोड़ो 3 इंटू 3, और फिर 2 में जोड़ो 4 इंटू 3 एंड सो ऑन। ऐसे करके आपको यही सेम सीरीज मिलती चली जाएगी। एक्चुअल में क्या है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज एक्चुअल में a प्लस n इंटू
n-1 इंटू डी है। दिस इज कॉमन एक्सप्रेशन फॉर दिस एपी, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए ए की वैल्यू कितनी हो रखी है यहां पे 2, n तो नंबर ऑफ टर्म है, और डी की वैल्यू कितनी हो रखी है यहां पे प्लस का 3। तो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म। तो किसी भी सीरीज की कोई सी भी टर्म आपको लिखनी हो तो इस फॉर्मूले से लिखी जा सकती है। मान लो इस सीरीज के आपको 8th टर्म चाहिए, यूं लिखते चले जाए तो 8 नंबर पे क्या आएगा, कैसे निकालोगे, A8, 8वें नंबर की टर्म कैसे निकालोगे। फर्स्ट टर्म यहां रखो 2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होता है 3, तो ये कितनी आ जाएगी 8 माइनस 1, 7 3 21 और 2 ये आ जाएगी 23। ये आपकी 8th टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, nth टर्म हो गई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ये आपकी nth टर्म का फॉर्मूला है किसी भी सीरीज की, ठीक है ना। अब जो मेन फॉर्मूला है सम का, सम ऑफ n टर्म्स, उसका फॉर्मूला क्या है Sn इज इक्वल टू होगा n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं अभी एग्जांपल दूंगा, इसको अच्छे से नोट करिए आप। ओके, तो जो फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास सीरीज है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अप टू इनफाइनाइट। ये भी तो एपी है जिसका a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू भी कितनी है +1। बताइए 10 टर्म का सम निकालिए। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है 10/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म क्या है a, तो ये 2 आ जाएगा प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो कितना आ गया 5 इंटू 11 यानी कि 55, और यही आंसर होता है। 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग अगर हम जोड़ दें तो 55 आंसर आता है। क्या बात समझ में आती है? दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। हमें फिजिक्स में बस इतनी ही जरूरत पड़ेगी। हम चाहे तो इससे भी टफ सीरीज ले सकते हैं, उसका सम भी इसी तरीके से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें फिजिक्स में इतना ही ज्ञान होना चाहिए एपी का। अगर इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वहां पे क्वेश्चन के साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।